हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिकी और चलिए सुनते हैं अमावस की रात का छठा एपिसोड। लेकिन अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को चेक करें। 11 जनवरी 1994 की वो भयानक रात मैं भूल नहीं सकती, जिसने मेरी और मेरी सोनू की जान ले ली और उन लोगों ने हमें सड़क पर तड़पता छोड़ दिया। किसी ने कोई मदद नहीं करी हमारी, पर मदद तो हमें आज भी चाहिए। पर ये बात आज भी चुभती है कि आखिर हमारी क्या गलती थी। वो एकदम से चीख रही थी। ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे लगा कोई मजाक चल रहा है, पर तभी तभी मैंने देखा वो बच्चा अचानक उठा और खड़ा हो गया, जिसके सर से अब भी काफ़ी खून बह रहा था और अब मानो ऐसे खड़ा हो उठा जैसे बिल्कुल ठीक हो। मैं हल्का सा पीछे हुआ। अब बुढ़िया ने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा देखकर मैं घबरा गया, जो कि काफ़ी भयानक था। उसने पास से कुछ उठाया। ओ माय गॉड, वो एक कुल्हाड़ी थी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक ज़ोरदार हंसी उस जंगल में गूंज उठी। ये कुल्हाड़ी देख रहे हो? इससे मैं लकड़ियां काटा करती थी और उस दिन उस परिवार की गर्दनें काट देती अगर मैं मर ना गई होती। तुम सब शैतान हो, इंसानी शैतान। पर मैं तुम लोगों का ही इंतज़ार कर रही थी। ये अमावस की रात बड़ी जालिम होती है, जाने कैसे कैसे खेल करवाती है ना। पर शायद तुम्हें बता दूं, ये आज की रात मेरी उस रात की ख्वाहिश को पूरी करेगी। वो भयानक इरादों के साथ मेरी तरफ बढ़ रही थी और मैं धीरे धीरे पीछे जा रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना एकदम बंद कर दिया था, पर अपने आप को बचाने की कोशिश मैं अब भी कर रहा था। हमें माफ़ कर दो, हम तो बस आपकी मदद करना चाहते थे। मैंने और मेरे परिवार ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। प्लीज़ प्लीज़ हमें जाने दीजिए। हमें लगा आप लोग हमारी कार से टकराए होंगे, इसीलिए आप लोगों को ढूंढता इधर आपकी मदद के लिए आ गया। मैं गिड़गिड़ा रहा था। मेरे कदम एक एक करके पीछे जा रहे थे और अब नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट आ रही थी। पानी तो जैसे गायब हो चुका था, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले महसूस किया था। वो बुढ़िया और वो लड़का मेरी ओर बढ़ रहे थे। उनका चेहरा काला पड़ता जा रहा था, जैसे कोई परछाई उसे ढक रही हो। तुम लोगों ने हमारे ऊपर गाड़ी क्यों चढ़ाई? बोलो, क्यों किया ऐसा? हाँ, उस बुढ़िया ने अजीब सी भयावह आवाज़ में कहा। मैं तो आज भी उसी रास्ते से अपने सोनू को लेकर सड़क पार कर रही थी। वो तुम लोग थे जिन्होंने हम पर गाड़ी चढ़ा दी। क्या बिगाड़ा था हमने? बोलो, क्या चाहते हो तुम लोग? क्या मार डालोगे हम सब लोगों को जो उस सड़क से गुजरेगा? बुढ़िया और वो लड़का हमारे खून के प्यासे लग रहे थे। मैंने हिम्मत जुटाई और तेज़ी से वापस सड़क की तरफ भागा। वो लोग मेरे पीछे आ रहे थे और उस बुढ़िया की कुल्हाड़ी घनी रात में ऐसे चमक रही थी मानो वो हमारी खून की प्यासी हो। इसके बाद कार में सन्नाटा छाया रहा। बस यही सब हुआ वहाँ पर। और मम्मी, आप सच कह रही थीं, भूत प्रेत होते हैं और अमावस की रात वो अपना बदला लेने के लिए घूमते हैं और आज हम यहाँ फंस गए हैं। ये कहते कहते राहुल रोने लगा। राहुल की इस बात को सुनने के बाद कार में बैठे संग्राम सिंह और उनकी फैमिली सब काफ़ी डर चुके थे। राहुल, ये सब तू क्या बोल रहा है बेटा? अर्चना ने हैरानी से कहा। कार में बैठे संग्राम सिंह, अर्चना और गीता राहुल की इस कहानी से इतने हैरान थे कि वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो सच है या झूठ, और अगर ये झूठ था तो भी राहुल ऐसी कहानियाँ क्यों बना रहा था। सच तो ये है कि भूतों पर विश्वास दो तरह के लोग करते हैं। एक वो जो उन्हें मानते हैं कि वो होते हैं, और एक वो जो उन्हें देख लेते हैं। और राहुल उन्हें देख चुका था और अर्चना और गीता शायद अब तक उन्हें मान चुके थे। लेकिन संग्राम सिंह बाकी के परिवार वालों की तरह नहीं थे। राहुल, बहुत हुई तुम्हारी ये बचकानी बातें। तुम इतने पढ़े लिखे होकर भी इन भूत प्रेतों की बातों में विश्वास करते हो। हद है ये तो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गीता और अर्चना को तो मैं समझा नहीं सकता, पर प्लीज़ तुम तो ये फिजूल की बातें मत करो।
बस थोड़ी देर हम इस जंगल से निकल जाएंगे और फिर घर पहुंच जाएंगे। तुम सब चिंता मत करो। डर और इस रात ने तुम सबके दिमाग पर जादू कर दिया है, जो यहाँ से निकलते ही सही हो जाएगा, संग्राम सिंह ने कहा और कार की रफ्तार बढ़ा दी। हे राम, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो पहले ही कहा था, ये अमावस की रात मनहूस होती है और आज राहुल ने आत्माओं को भी देख लिया और वो हमारे पीछे पड़ गए हैं। कहते हैं कि अमावस में भटकती शैतानी आत्माएं आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। बेटा तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। अर्चना ने अपने पर्स में रखे गणेश भगवान की मूर्ति को निकालकर भगवान का मंत्र जपने लगी। संग्राम सिंह का ध्यान अब सिर्फ गियर और स्टीयरिंग को संभालने में था। वो जल्दी से उस जंगल को पार करना चाहते थे बस। गीता, जो अब काफ़ी घबराई हुई थी, राहुल को कसकर पकड़े हुए अब कांप रही थी। राहुल बार बार कार की खिड़की से बाहर जाने क्या देख रहा था। पापा, वो हमें यहाँ से निकलने नहीं देंगे। बकवास बंद करो राहुल, मुझे और कुछ भी नहीं सुनना इस बारे में। पापा, आप पिछले आधे घंटे से कार ड्राइव कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हमें अब तक ये छोटा सा जंगल पार कर लेना चाहिए था? और आप कहते हैं ना कि हम जंगल से बाहर निकलने वाले हैं। उन लोगों ने कहा था वो हमें यहाँ से नहीं जाने देंगे किसी भी कीमत पर। चुप हो जाओ तुम लोग, संग्राम सिंह चिल्लाते हुए बोले। पापा, लेकिन राहुल सच कह रहा है। हम कब से इस जंगल में ही हैं और ना तो अब तक ये सड़क ख़त्म हुई है और ना ही किसी भी दूसरी गाड़ी को आते जाते देखा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम इस जंगल और इस सड़क पर अकेले हैं। गीता ने अपने मन की बात कही। कार में एक भयानक सन्नाटा छा गया था। सड़क पर वाकई काला अंधेरा पैर पसारे बैठा था। सड़क वीरान थी और सड़क के किनारे बने जंगल जैसे उस भयानक रात की गवाही दे रहे थे। पापा, हम यहाँ फंस चुके हैं, निकलना नामुमकिन है। बेटा, ऐसा नहीं होगा, सब ठीक होगा, मुझे पूरा भरोसा है। संग्राम सिंह, जो अब तक किसी भी भूत प्रेत को मानने से इनकार कर रहे थे, जाने क्यों उनकी आवाज़ गवाही दे रही थी कि वो अब अपने बेटे की कही बातों को मानने लगे थे। संग्राम सिंह को पसीना आने लगा था। शायद वो इस बात का एहसास अब कर रहे थे कि वाकई ये रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा था, क्योंकि कार काफ़ी समय से वो चला रहे थे। अब क्या होगा बेटा? उन लोगों ने तुमसे और कुछ भी कहा होगा ना? क्या हम लोग उनसे माफ़ी मांग कर यहाँ से नहीं निकल पाएंगे? अर्चना राहुल की तरफ देखकर बोली, पर राहुल अब चुप था और उसकी नज़रें शीशे से बाहर थी। हे प्रभु, हमारी रक्षा करना। किसी और के किए की सज़ा हम निर्दोषों को मत दो प्रभु। जाने ऐसा लोग क्यों करते हैं? आखिर कैसे कोई किसी इंसान को मरता हुआ छोड़ सकता है? और फिर उनकी आत्माएं भटकती रहती हैं और ना वो शांत हो पाती हैं और ना ही वो किसी और को शांति से बैठने देती हैं। बदला लेने को वो तड़पते रहते हैं। अर्चना सिसकते हुए बोली। वो अपने परिवार के लिए भगवान से दुआ मांग रही थी कि आज ये कहर जो भयानक तरीके से आने वाला है उसे टाल दिया जाए, वो भी किसी चमत्कार से। राहुल, क्या हम किसी तरह यहाँ से नहीं निकल पाएंगे? गीता ने राहुल की तरफ देखा, पर राहुल के चेहरे पर छलकता डर अब जवाब दे चुका था। तभी अचानक संग्राम सिंह बोले, गीता, अर्चना, राहुल सही कह रहा है। मुझे भी अब ऐसा लगने लगा है कि हम एक ही जगह भटक रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? आखिरकार संग्राम सिंह ने गंभीर होकर कहा, जो काफ़ी देर से स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। पापा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? गीता ने पूछा। मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जंगल में एक जगह घूमने के बाद भी हम ये जान नहीं पाते कि हम उस जगह से बार बार घूम रहे हैं, क्योंकि जंगल एक जैसा ही होता है। पर शायद अब मैं खुद ये एहसास कर रहा हूँ कि ये गाड़ी चलाते हुए अब तक तो ये जंगल कब का पार कर लेना चाहिए था, पर ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने लंबी सांस ली और कहा, और राहुल, तुम भी तो ये कह रहे थे कि हम एक ही जगह भटक रहे हैं। तुम ये बात कैसे कह सकते हो? संग्राम सिंह ने तेजी से गाड़ी भगाते हुए पूछा। राहुल चुप था और अब भी खिड़की के बाहर ही देख रहा था। ए जी, ये भी तो हो सकता है कि हम रास्ता भटक गए हों। मम्मी पापा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, पर अब नहीं।
हम रास्ता नहीं भटके, राहुल ने फिर अचानक ही से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा राहुल? पापा, जब मैं उन झाड़ियों से भाग कर आया था और आपको गाड़ी भगाने को कहा था, तब वहाँ मैंने एक चीज़ देखी थी और वो मुझे अब भी नज़र आ रही है। क्या क्या देखा था तुमने? वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे। जब हम गाड़ी में बैठ गए और जब हम वहाँ से निकले, मैंने देखा। उसकी ज़ुबान जैसे रुक सी गई। क्या देखा, बताओगे भी? संग्राम सिंह ने चीखते हुए कहा। मैंने देखा कि वहीं पास के एक पेड़ के पास वो बुढ़िया अपने पोते के साथ खड़ी थी और उसके हाथ में वो चमकती हुई कुल्हाड़ी नज़र आ रही थी और वो दोनों मेरी तरफ घूर कर देख रहे थे, मानो कह रहे हों कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और क्या राहुल, और क्या? गीता डर से चीख पड़ी। और गीता, वो लोग मुझे हर 10 मिनट के बाद सड़क किनारे उसी जगह पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो हमें बार बार उसी जगह पर घुमा रहे हैं। ये क्या बकवास है राहुल? ये सच है पापा। तो क्या हम बार बार एक ही जगह से गुजर रहे हैं? हम एक ही सड़क पर फंस गए हैं क्या? हे भगवान, अर्चना रो पड़ी। शायद नहीं, ये कोई दूसरी चीज़ है। हम एक सड़क पर नहीं बल्कि एक समय चक्र में फंस गए हैं, जो हर 10 मिनट के बाद हमें पिछले टाइम पर ले जाके वहाँ से बार बार ले जा रही है। राहुल ने स्थिति का जायज़ा लेते हुए कहा। वॉट? ये कैसे मुमकिन है? संग्राम सिंह बोले। पापा, आपकी घड़ी में टाइम कितना हो रहा है? अरे, मेरी घड़ी तो रुक गई है। मेरी भी पापा, राहुल अपनी घड़ी दिखाकर बोला। हम सभी की घड़ी रुक गई हैं, यहाँ तक कि कार के डैशबोर्ड की घड़ी देखिए, वो भी रुक गई है। संग्राम सिंह ने देखा, राहुल सच कह रहा था। ओ माय गॉड, मतलब हमारे लिए समय रुक गया है और हम इस शैतानी समय चक्र में फंस गए हैं। पापा, खिड़की के दाहिनी तरफ वो फिर नजर आने वाले हैं, क्योंकि अब उसी 10 मिनट का अंतिम समय आने को है। राहुल की आवाज़ की गर्माहट उस कार के अंदर साफ महसूस की जा सकती थी। सबकी डरी हुई नज़रें इस बार एक साथ दाहिनी तरफ जंगल की तरफ थी और फिर जो कुछ राहुल ने कहा वही हुआ। वहाँ वाकई वो बुढ़िया एक छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी और उसके हाथ में एक चमकती हुई कुल्हाड़ी थी। वो दोनों तीखी नज़रों से उस काली अंधेरी रात में उन्हें घूर रहे थे। उस गहन अंधेरे में वो दोनों काले साए की तरह नजर आ रहे थे और उनकी आंखें उस अंधेरे में भी चमक रही थी, जैसे वो कह रहे हों, हम तुम्हारे खून के प्यासे हैं। संग्राम सिंह और उसकी फैमिली के छक्के छूट गए। वो भयानक रात इतनी भयानक थी कि उसे बयान करना नामुमकिन था। कार अब भी सड़क पर दौड़ रही थी। उन दो सायों को पूरी फैमिली को देखने के बाद कार में डर का माहौल काफ़ी बढ़ चुका था। पापा, राहुल अचानक चीखा। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसे कुछ उपाय सूझा है। कार रोकिए। क्यों? संग्राम सिंह का कार रोकने का कोई इरादा नहीं था। इस समय चक्र से बाहर निकलने का शायद एक ही तरीका है। क्या? हमें उल्टी दिशा में जाना होगा। अभी हम उनके मन मुताबिक इस दिशा में जा रहे हैं। अगर हम जिधर से आए थे उस तरफ वापस चलें तो शायद बच जाएंगे। संग्राम सिंह को भी राहुल की बात शायद समझ आ रही थी, इसीलिए उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, ट्राई करके देख लेते हैं। संग्राम सिंह ने कार रोकी, बाईं तरफ मोड़ी और रिवर्स कर ली। कार अब उल्टी दिशा में जा रही थी। अब शायद वो भूत हमें बाईं तरफ दिखे, अर्चना बोली। इस पर गीता बोलती है, नहीं मम्मी, शायद अब वो हमें ना ही दिखे। किसी ने भी आगे कुछ नहीं पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे सब मौत के मुंह से निकलने के लिए बेताब थे। और वाकई कार तेजी से भागती रही और 10 मिनट के बाद भी उन्हें इस बार बुढ़िया या उसका पोता कहीं नजर नहीं आया। अब जंगल का नज़ारा भी बदल रहा था। राहुल खुशी के मारे बोल पड़ा, हम बच गए पापा, हमने समय चक्र को तोड़ दिया। अर्चना और गीता ने भी राहुल की खुशी में खुशी जाहिर की, पर कोई था जो अब तक चुप था और वो शख्स था संग्राम सिंह, जिसने कोई जवाब नहीं दिया। वह एक टक सामने देख रहा था। कार अब भी अपनी रफ्तार पर ही थी। पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अचानक संग्राम सिंह राहुल की तरफ एकदम से पलटा। उसका चेहरा देखकर राहुल डर सा गया। अचानक ही वो हंसने लगा
और फिर जैसे अमावस की वो रात जैसे और डरावनी सी हो गई थी, सब कुछ बदलने लगा था। आगे की कहानी पार्ट 7 में आएगी। तब तक के लिए अभी तक कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।